नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह 10th क्लास की ज्योग्राफी की श्रृंखला फिर से लौट कर आ गई है, जिसमें हम आज चैप्टर 7 को देखेंगे। इसके बाद फिर हम चैप्टर 1 से प्रारंभ करेंगे, बहुत जल्द ही करेंगे। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं और भारत के लिए यह कैसे वरदान के रूप में काम करती है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारा ज्योग्राफी बेस्ड क्लास है और ज्योग्राफी की ही चर्चा इसमें होगी। उससे पहले मैं इन्फिनिटी वन एकेडमी का मेंटर आशीर्वाद AK आपके लिए इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके लाभान्वित हो और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्म करें, जिससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वह जहां तक वो विकास हो सकती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। अध्याय 7 है, क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसके बारे में हमें इसमें हमको पता करना है। दैट मीन्स कहने का मतलब है वस्तु तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण स्थलों से तीन स्थानों से किया जाता है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मेनली फोकस हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे इसमें रहेगा। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें क्या है, जैसे कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है वी यूज डिफरेंट materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things for other places. Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. The movement of these goods and services from their supplies locations of demands location necessities the needs for transport. दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी वस्तु या आप हो या हम हो, उसको ढोने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। यह ट्रांसपोर्टेशन हमें 3 माध्यमों से होती है, जल, जमीन, हवा, वायु। जल, जमीन, वायु, ये 3 स्थानों से हमें ट्रांसपोर्टेशन की पूर्ति होती है। जिसमें अगर हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, वाटर, एयर, जिसमें हम लैंड के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, और वाटर के इनलैंड और ओवरसीज, इनके बारे में। उसके बाद एयर में एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जैसे एक हमारी घरेलू उड़ान उड़ती है और एक हम अमेरिका, यूरोप या किसी भी अन्य देश में जाना चाहते हैं वहाँ के लिए उड़ान उड़ती है। दोनों के बारे में देखते हैं। जल, स्थल, वायु हमने 3 देखने हैं। इसमें सड़क परिवहन, तो दुनिया की लगभग, सड़क से अगर बात की जाए तो दुनिया की लगभग 60 to 70% ट्रांसपोर्टेशन जो है यह आपका इससे होता है, रोड से होता है। रेलवे यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा है, रेलवे गुड्स दूरी के लिए होती है, लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेलवे का यूज नहीं होता, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटे छोटे पहिए वाहनों की जरूरत पड़ती है। देन आफ्टर पाइपलाइन, या पेट्रोलियम के लिए, वाटर के लिए या गैस के लिए, और यह यूज की जाती है। उसी तरह से आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में अगर हम किसी नदी वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पे भी जैसे लोग मछली पकड़ने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, समथिंग कुछ और ले लो। फिर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स की आवागमन के लिए अगर हम करते हैं, उसलिए यह सस्ता होता है, बट इसकी समय ड्यूरेशन अधिक होती है। ठीक है, डोमेस्टिक एयरवेज में जैसे आपको मुंबई से दिल्ली आना हो, या दिल्ली से मुंबई जाना हो, या दिल्ली से बिहार जाना हो, दिल्ली से झारखंड जाना हो, तो इसमें समय का बचत बहुत है डोमेस्टिक वाले में, यानी ट्रेन की तुलना में, अकॉर्डिंग टू ट्रेन। और
इंटरनेशनल वाले में अमेरिका की 16 घंटे की फ्लाइट होती है, 16-17 घंटे अमेरिका जाने में लोगों को समय लगता है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ लिया याद है ना? तो वही है, 7 समुंदर पार करना पड़ता था। पहले लोग यहाँ से भारत के यूरोप युद्ध लड़ने जाते थे, यूरोप युद्ध लड़ने जाते थे। यूरोप कहने का मतलब है कि जब वर्ल्ड वॉर में लोगों को शामिल किया गया तो बहुत भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों को भेजा गया युद्ध लड़ने के लिए। तो इसी तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है और भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके अपने अपने काम है और वर्क है, और जिसमें आप देखते हैं कि सब पर वेटेज अलग अलग है, किसी पर कम है तो किसी पर ज्यादा है, वेटेज सब पे अलग अलग है। चलिए आगे देखिएगा, परिवहन अगर बात करते हैं तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। अगर वंस पॉइंट्स है, हेड और टेल कहेंगे तो भी कोई बुरा नहीं होगा। भाई बिकॉज अगर हमको मान लीजिए कि कहीं वेस्ट बंगाल हमको कोई गुड्स भेजना है और हमें कम्युनिकेशन जब तक वेस्ट बंगाल वाले हमसे नहीं करेंगे तब तक तो गुड्स हम नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे मान के चलिए आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी कलीग के पास जाना है, यू हैव सेल फोन बट यू हैव नॉट मनी। तो आप कहीं चले गए शहर में, आपकी पर्स कहीं गुम हो गई, आप उनको कम्युनिकेट कीजिएगा, हेलो माय डियर, आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव नो नीड, आई हैव नो मनी बट यू कैन हेल्प मी, या जो भी तुम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर है। तो वहां पे क्या होगा कि बंदे ने सुना आपको, फट से क्या किया कि वहां अब मान के चलो 5-10 किलोमीटर तो अपनी बाइक लेके आ गया या कुछ भी। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन कब हुआ? जब कम्युनिकेशन हुआ तब तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना। तो कम्युनिकेट पहले फिर ट्रांसपोर्ट, यानी दोनों एक सिक्के के क्या है, पूरक पहलू है। अगर नहीं होंगे तो समझना मुश्किल है। दैट मींस आगे देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब उसमें क्या होता है कि अगर बात करते हैं परिवहन संचार व व्यापार, यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। अब ट्रेड की भी बात करी हमने। अब यहाँ पे देखा वेस्ट बंगाल में कुछ व्यापारी थे, थोक में चांदनी चौक टू चांदनी चौक से कुछ वस्तु मंगवा रहे थे, कुछ गुड्स मंगवा रहे थे। तो उनको कम्युनिकेट किए, मतलब संचार किए, और संचार के माध्यम से यह D2W बंगाल, वेस्ट बंगाल, D2W गुड्स को पहुंचा दिया गया। तो तीन चीज यहां हुई, ट्रांसपोर्टेशन का यूज हुआ, कम्युनिकेशन का यूज हुआ, देन आफ्टर ट्रेड भी तो हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखिएगा, फिर देखिएगा, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो इंडिया की रोडवेज है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको 6 टाइप में क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें आप देखिएगा कि एक नेशनल NHA होता है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर देखरेख में आता है। नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, फिर उसके बाद आप फिर कहते हैं विलेज होता है, फिर उसके बाद गली नुक्कड़ ये सब होते हैं, फिर बॉर्डर रोड भी आपने पढ़ा था। इन सब के माध्यमों से यह सारे क्या होते हैं, उस 6 प्रकार से इसको बांटा गया है। चलिए, जिसमें एक है, आपने देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आपने देखा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने देखा था, जिसमें बताया गया था कि यह मुंबई से कोलकाता के लिए और दिल्ली से चेन्नई के लिए यह राजमार्ग, दिल्ली से चेन्नई के लिए यह जोड़ा गया है। इसको इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं, क्योंकि 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया गया है। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज
इंक्लूड एक साथ करने का काम किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देन आफ्टर भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। ठीक है, 6 लाइन वाली भी इन सब जगहों को जोड़ने के लिए काम करा है। यह NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है। इट इज ऑथोरिटी ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के तहत यह काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 1950 के बाद की गई थी, 1970 के बाद की गई थी, 1980 के बाद की गई थी। अगर ऐसा भी कहेगा तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो है 2% वर्कलोड है और यह 50% काम करती है। वर्क 2%, जिसमें 50% वर्कलोड इस पे है। किस पे? नेशनल हाईवे पे। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, यानी प्राइमरी सड़क जो है रोडवेज है, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग PWD के अधीन आता है। जिसको नेशनल हाईवे जो है इसका PWD के तहत रख रखाव का कार्य, रख रखाव में जैसे टूट फूट हो गया, लाइटिंग वाइटिंग हो गया, इन सब चीजों का रख रखाव करने का काम PWD। दिल्ली में भी आप देखते हैं ना, स्टेट वाले में PWD का बोर्ड लगा होता है। ये PWD का बोर्ड है, रोड यहाँ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बड़े बड़े नगरों में आप देखिएगा कि PWD का बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। उसके बाद PWD के अधिकार क्षेत्र में होता है इसका रख रखाव, यही देखता है, योगदान इसी का है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी, दिल्ली और अमृतसर अगर हम बात करते हैं, दिल्ली टू अमृतसर के बीच में एक रोड है जिसका नाम है GT रोड। Do you know GT road? Yes or no? No. GT road made by Shershah Suri. 1542, 1545. He was period of Shershah Suri. He was period of Shershah Suri. Shershah Suri is an Afghan ruler, or he was a good administrative person. He was a good administrative person of Shershah Suri. Shershah Suri is ruled by 5 years in India, and he was a good administrator. Good administrator, Shershah Suri. He was Shershah Suri. Shershah Suri जो एक सूरवंश का संस्थापक था, डायनेस्टी ऑफ सूरवंश की स्थापना करी 1540 में। यह एक अफगान सरदार का बेटा था जिसके पिता बिहार में अफगान मतलब सरदार थे, लेकिन मुगलों के बाद इसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हरा करके हुमायूं देखिएगा, हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है। उससे पहले 1526 में बाबर आता है सत्ता में। बाबर के मरने के बाद बाबर ने 4 युद्ध लड़े, चारों जीते। भारत में आने से पहले उसने 5 लड़ाइयां लड़ी, हारा, बाद वाला जीता। तो बाबर चौसा वगैरह ये सब के युद्ध वगैरह 4 लड़ाइयां लड़ी, जीता। उसके बाद उसके मरने के बाद 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं आपको पता था कि मुगल वंश का दूसरा रूलर था इन इंडिया। 1526 में, अच्छा, भारत में सबसे पहले तोप का यूज करने, आर्टिलरी तोप का यूज करने वाला कौन सा शासक था? तोप, भारत में पहली बार तोप खाने का यूज किसने करा था? यो मेहनत तो आप करवा रहे हैं हमसे, आप भी कीजिए जरा। सबसे पहले बाबर ने, जिसको इंग्लिश में BABUR बबूर लिखते हैं, इंग्लिश में
बबूर का पेड़ होता है, बबूर। तो बबूर होता है ना, तो उसी से बाबर बना है, उसी से बाबर बना है। और इसको बादशाह की उपाधि दी गई थी, बादशाह की उपाधि दी गई थी। यह बादशाह पद पादशाही से लिया गया है। जब उसने वहां पे जीत दर्ज करी थी अपने यहाँ, तो पद पादशाही से यह बादशाह लिया गया है। तो बाबर को बादशाह की उपाधि मिली 1526 के बाद, और 1530 में उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो है यहाँ पे क्या बनता है, शासक बनता है। और शासक बनने के बाद 1540 में उसको पटक पटक कर मारता है शेरशाह सूरी, दैट मीन्स उसको हराता है। और शेरशाह सूरी ने ही दिल्ली में ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली से होते हुए अमृतसर तक जाती है। और सबसे लंबी रोड का निर्माण ग्रेट शाह सूरी ने ही करवाया था, और आज भी है, साथ वगैरह जुड़ जाती है उसमें, तो ध्यान दीजिएगा। और फिर बाबर इसके बाद इसका जब यह 1555 तक इसका शासन चलता है, और फिर इसका इस्लाम शाह इसका सूर वंश का अंतिम शासक होता है। इस्लाम शाह उसको हरा करके फिर हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1555 और 56, एक साल के लिए। 56 में वो अल्लाह को प्यारे होते हैं, हुमायूं साहब 56 में अल्लाह को प्यारे होते हैं। अल्लाह को प्यारे होने के बाद स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर से गिर के, लाइब्रेरी की सीढ़ी पर से स्टेप बाय स्टेप गिर करके मर गए थे हुमायूं साहब, स्टेप बाय स्टेप। जन्नत कभी कभी स्टेप बाय स्टेप रखती रहती है, स्टेप बाय स्टेप कानून लगा हुमायूं बने, इसीलिए कहते हैं। अब इतना आया। अब ये भी बाबू साहब निकल लिए 1556 में, 1556 में। तब आता है अकबर द ग्रेट, 1556 में आया, और 1605 तक अकबर ने शासन करा। शासन बहुत अच्छा करा, बहुत लोगों को मारा भी उसमें, नो डाउट। तब उसके बाद उसका सत्ता आता है, तो उससे हमको मतलब नहीं, अकबर साहब को बता देते लेने। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दीजिएगा जरा। हुमायूं को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसने रुपी का प्रचलन करा, जिसको बाद में रुपया कहा गया। रुपी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसने करा, इसने अच्छे प्रशासन का नियंत्रण किया, सब कुछ इसने अपने, इसी को आगे बढ़ाने का काम, रोड वोड जितने भी थे, अकबर इसके रह कर्मों पर अकबर चला आगे। अकबर उसी चीज में थोड़ा सुधार करके आगे करने का काम करा, ठीक है। हिस्ट्री में डूब जाते हैं, क्या जरूरत है। चलिए देखिए, लेकिन इतिहास जानना भी जरूरी है। चलेंगे इतिहास की क्लास में, फिर वहाँ भी मजा आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, वहाँ भी देखेंगे। ये सब है ना आप ही लोग में? हाँ जी बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद जीटी रोड का निर्माण 1+2 जोड़ने के बाद यह NH7 होता है। ध्यान दीजिएगा माय डियर प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, दिल्ली से इतना, और फिर ये जो है ना, ये देखिएगा, ये अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, NH1 और NH2 दोनों मिल गया, तो NH7 जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा रोड माना जाता है। समझ में आ रहा है? 1-2 जोड़ करके 3 होता है ना, लेकिन 1-2 जोड़ करके 3 नहीं 7 हो गया, और 7 जो है भारत का सबसे बड़ा रोड, इसीलिए जीटी रोड को सबसे बड़ा रोड कहा जाता है। अब समझे? ये जो बाईपास से जो रोडवा गुजरती है ना, ये जीटी रोड है। ये रोडवा वाला जो है अमृतसर जाती है, वो गाड़ी वाला सब झुक के चलाता है तेजी में। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सर्वाधिक लंबा, जो 2369 किलोमीटर लंबा है, मतलब 23 यानी 2369 किलोमीटर यह लंबा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना यह लंबा है, 2369। लड़के वालों को कहिएगा 2369, तो ससुर के नाती कहेगा कि सर जी 69 क्या होता है भैया, 2369 69। अब समझ में आ रहा है? लिख दिए, इसीलिए यह हमारे शिक्षा व्यवस्था का दोष है, बच्चों का कोई दोष नहीं है।
वो जो बचपना में जो फूल खिलता है ना, वो फूल को लोग खिलने नहीं देता, मार मार के बाप मतारी बैठा देता है, टू या फोड़ कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद या वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई, जबकि राजमार्ग 15 राजस्थान अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है। इसको कैनाई क्या कहते हैं उसको, क्लीन है मान लीजिए, छोड़िए थोड़ा देर, इंग्लिशों के ऐसी की तैसी आज सब दिन हम लोग दूसरे का ढोया हुआ काहे पढ़ेंगे, अपना भी ढोएंगे हिंदी। चलिए, बहुत जल्दी संस्कृत क्लास की भी कक्षा चालू होने वाली है। ठीक है, संस्कृत भी बहुत जल्दी होगी, श्लोक चलेगा उसमें, ध्यान दीजिएगा। है कहाँ नजी कि दिल्ली से मुंबई जाइएगा ना जी, राजमार्ग 8 है, डी टू एम एन एच 8 बोला जाता है। अभी हमने देखा अमृतसर से दिल्ली यह NH1 हो गया, और जब इसी को थोड़ा कलकत्ता बढ़ा दिया, कलकुत्ता पहले लिखते थे कलकुत्ता, है कलकुत्ता को NH2 बोल दिया, कुत्ता को हम नहीं बोल रहे भाई, कलकुत्ता लिखता था तब हम बोल रहे हैं 2 बोल दिया। आई बराबर में देखिएगा कैसा गणित है इन लोगों का, एक प्लस में NH, ध्यान दीजिएगा, बकलोली कर दिया बेहुदा सब, NH2 बराबर में साथ कर दिया, है कि नहीं, बकलोली है ये क्या भाई 3 कीजिए, आप बड़ बनाइए, इसी को कर दिया है, आई 8 कर दिया। देखिए ना जी, ये दिल्ली आया है, दिल्ली से मुंबई आ गया, इसको NH8 कर दिया, 60 मत कहिएगा, 8 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना अच्छा चला। दिल्ली सेंटर ले लिया, सेंटर में 7 8 दोनों भगा दिया, इसको 7 इसको 8, कितना सिंपल है। चलिएगा, ये समझ रहा बकलोलवा, कुकुर कहीं का पढ़ता लिखता नहीं है, तुम खाली मुंह काहे चिबा रहा है रे, है पढ़ो, रुको देखिएगा। तो उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई, जबकि राजमार्ग 15 राजस्थान के, और एक और देखिएगा, राजमार्ग 15 राजमार्ग स्टेट हाईवे 15 या राजस्थान को उनके विभिन्न भागों से जोड़ने का काम करता है। डू यू अंडरस्टैंड इन दिस टाइम? ओके, चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और वो आएगा अगला बार। भारत के राजमार्ग कुल दूरी देखिएगा, राजमार्ग का दूरी हम लिखवाएंगे, बुरा मत मानिएगा, यह जो संख्या है बदलते रहती है, और भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH देखिएगा NH 44 है, जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर शहर को भारत के दक्षिणतम कोने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। NH कितना है? 44 है। एक बात बताइए, अभी हम 7 की बात कर रहे हैं, ये 44 आ गया, 7 जो 1 और 2 को मिला दिए तो यहाँ पे क्या हुआ है? 7 हुआ है, E 8 हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्रीनगर है को भारत से दक्षिण कोने तमिलनाडु को शहर के साथ जोड़ता है। लंबाई 3744 है, जो कि नया डाटा ले लीजिएगा, 3744 है, नहीं सॉरी 3745 है। चलिए, नया NHA यह कितना है? यह J&K टू तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, अभी नया यही है जो इतना तक है। ठीक है, नया इसको ले लीजिएगा। यह सबसे बड़ी राजमार्ग, यह पहली, यह दूसरी। ठीक है, आगे देखिएगा,
सबका अलग अलग अपना वर्कलोड है। सबसे छोटा राजमार्ग 118 है। सबसे छोटा अगर बात करेंगे 118 है। सबसे छोटा राजमार्ग 118 है ना, सबसे छोटा राजमार्ग 118 है, ध्यान दीजिएगा। और यह आसानी से यह जमशेदपुर में ही समाप्त हो जाता है। लंबाई ज्यादा नहीं, 5 किलोमीटर लेंथ, हाँ 5 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय सड़क नेटवर्क में एक्सप्रेसवे 200, राजमार्ग 66,590, प्रदेशी राजमार्ग 12,08,000। उसके बाद प्रमुख जिला सड़कें 47, क्या है 4,70,000। ग्रामीण सड़कें 2,65,000, हाँ 26,50,000। और कुल योगदान 33,40,000 इसका टोटल है। और यह देखिएगा अभी नया नया बन रहा है, नया डेटा आप लोग देख लीजिएगा। NHI के साइट पर जाइएगा, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा जो है NCERT का पुराना डेटा है, अगर गलती होगा तो हम पे मत थोपिएगा, पहले बता दें। दोष दीजिएगा किसको? NCERT को, क्या कि बेहुदा 15 साल और 20 साल में रिन्यूअल करता है बुक को, हर साल रिन्यूअल नहीं करता है, पता कीजिएगा। NCERT हर साल रिन्यूअल नहीं करता है, 5 साल 7 साल ऐसे रिन्यूअल करता है। तो डेटा भी देखिएगा, पिछली कक्षा में पढ़ा थे 2016 के डेटा दिए थे, याद है? तो 2022 का देना चाहिए था ना, नहीं दिया है, तब ना पढ़ा है। चलिए आगे, स्टेट हाईवे, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग यानी क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग कहलाती है। यह जैसे कि हर राज्य में होती है, और हर राज्य को यह जिला से जोड़ने का, डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, बनारस है, उसके बाद मुरादाबाद है, बहुत सारे स्टेट में जिले होते हैं, तो उन सब को लखनऊ से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? वैसे नहीं समझिए, गांव है, गांव को जिला से जोड़ने का काम करा। अब वो जिला का काम होगा कि उसको कहाँ, एक स्टेट में जो मुख्यालय है वहां पे जोड़ने का काम करेगा। उसका काम क्या होगा कि उन सब चीजों को वह कहाँ पहुंचाने का काम करेगा? वह उन सब चीजों को डिस्ट्रिक्ट का जो मेन जैसे कैपिटल होगा वहां पे पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद एक रोड निकलेगी जो पूरे मेन हाईवे को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। सॉरी, राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण PWD का होता है, और इसका जो भी होता है रख रखाव, PWD वाले इनके रख रखाव मैनेजमेंट का काम देखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, जिला मार्ग प्रशासनिक केंद्र का जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसका सेंटर होता है उसको डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों को लंबाई का सड़क घनत्व कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है 100 वर्ग किलोमीटर, फिर यहाँ 100 वर्ग किलोमीटर, ये दोनों के बीच में अगर जितना घनत्व मतलब कितने रोड हैं उनकी घनत्व को, जैसे जनसंख्या घनत्व बताया था उसी तरह से डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में जितने रहने वाले लोग होते हैं उसी, तो यहाँ 100 किलोमीटर में जितने रोड वगैरह की माप की जाती है वही उसका घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। चलिए आगे, प्रति 100 किलोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद रेल परिवहन वस्तुओं तथा आदमियों का आवागमन में मदद करता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन दोनों को ढोने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है रेल परिवहन। आपने 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन की नगरीय लंबाई 64,460 किलोमीटर थी। 2011 में 64,460 किलोमीटर की इसकी लेंथ थी भारत में, जिस पर 7133 स्टेशन, यानी इसमें स्टेशन की संख्या, टोटल लेंथ जो थी, लेंथ इक्वल टू में आपका 64,460 किसका? रेलवेज का,
एफ पढ़ेंगे। भारत का रेलवे, हाँ, भारत का रेलवे। और स्टेशन की बात करें, स्टेशन की बात करें तो यह 7133 थी। और रेल इंजन की बात करें जिसमें 53,220 इंजन थी। उसके बाद यात्री सेवा वाहन की बात करें, तो इसमें 6,493। अन्य कोच जो इसके कोच होते हैं, कोच समझ रहे हो ना, डिब्बा तथा इसमें 2,29,381 माल गाड़ियां सम्मिलित है। इसमें कितने उसके थे सोच लीजिएगा, डेटा को लिख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा हेर बदल नहीं हुआ होगा, फेर बदल थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा है चैप्टर, ये सब फैक्ट रटने का चीज है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग देखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, अब हमारे सामने कुछ और चुनौतियां आ गई हैं, इसलिए इस वीडियो को हम आगे नहीं लेके चल सकते हैं। इसके बाद यह कक्षा आपकी अगली कक्षा में होगी। इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आभार व्यक्त करता हूं। और यह कक्षा आपको कल मिलेगी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। और फिर इस चैनल को आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। इतना के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह क्लास आपको फिर YouTube पर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, जब भी आप चाहिए उसको बार बार देखिए। और इन्फिनिटी वन एकेडमी की पेशकश आपके लिए बनी रहेगी जब तक आप इच्छुक रहेंगे तब तक। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।